नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। तो प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, जो आपसे आपके एचपीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोशलाइजेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, आईक्यू रेंज, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमने डिटेल में बात की है हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस में। ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, जो हमसे प्रीवियस 5 इयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है? चाहे आपका नॉन मेडिकल है, आपका मेडिकल है, आपका जेबीटी टेट ही क्यों ना है, इन सब में इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो-जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, वो सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस एक ही वीडियो में, ठीक है? तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आप प्रिपेयर भी फिर उस हिसाब से करो। ओके, अब आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, फिर उसके एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है जी। शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है टीचर शुड कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाइल, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जो अध्यापक है उसको कब ध्यान रखना चाहिए? वाइल सिलेक्टिंग द टीचिंग मेथड, जब टीचर को टीचिंग मेथड सिलेक्ट करना है कि आज मुझे किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, या आपने प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना है, या आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, क्या आप तब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे? या फिर तब जब आपने बच्चों को टास्क असाइन करने हैं कि कौन सा बच्चा क्या काम करेगा, या फिर जब आपको क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्ट करना है तब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे? हमने क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि वेरिएशन, हर बच्चा, हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से भिन्न है, और टीचर को उस भिन्नता का ध्यान रखना है और हर बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। चाहे किसी बच्चे का लर्निंग का पेस कम है, दूसरे का ज़्यादा है, तो टीचर को उन दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है? तो टीचर को जो टीचिंग मेथड है वो भी उसी तरह से सिलेक्ट करना है, जो बच्चा बहुत जल्दी सीख पाता है उसके ध्यान में रखकर भी, और जो बच्चा बिल्कुल धीरे से सीख पाता है, उसको ध्यान में रखकर भी, ठीक है? टास्क भी उसी तरह से असाइन करने हैं और क्वेश्चन पेपर भी उसी तरह से असाइन करने हैं कि हर बच्चा उस पेपर को सॉल्व कर पाए। ठीक होगी बात? तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी, ठीक है? और ये पेपर आपने देख लिया, ये क्वेश्चन जो है किस पेपर में आया था? नॉन मेडिकल के टेट में आया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इफ द आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज अबव 140 आईक्यू रेंज में, हमने ये टॉपिक पढ़ा था। आईक्यू रेंज में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी भी इंडिविजुअल का अगर आईक्यू जो है वो 140 के अबव है, यानी कि 140 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गिफ्टेड बोलेंगे, सुपीरियर बोलेंगे, वेरी इंटेलिजेंट बोलेंगे, या फिर डल? तो इस तरह के इंडिविजुअल को बोला जाता है गिफ्टेड। क्या बोला जाता है? गिफ्टेड, ठीक है? 25 में भी पूछा गया है और 2023 में भी ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा गया है आपसे। Which stage of development is known as high pressure and tension? हाई प्रेशर और टेंशन वाली स्टेज जो है वो हम किसे बोलते हैं? एडल्टहुड को, एडोलेसेंस को, इन्फेंसी को, या फिर चाइल्डहुड? ठीक है, तो जो हमारी एडोलेसेंस है, यानी कि जो किशोरावस्था है, उसको बोला जाता है हाई प्रेशर और हाई टेंशन वाली स्टेज। ठीक हो गए? ठीक होगी बात? और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज भी बोलते हैं चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। चलो, डिसलेक्सिया, ठीक है? और जो डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लर्निंग डिसऑर्डर्स से। डिसलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है? क्या ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर है? ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर जहाँ पर बच्चा बी को डी पढ़ता है, 6 को बच्चा 9 पढ़ता है, ठीक है? तो ये एक तरह का रीडिंग डिसऑर्डर है। और दूसरा क्या था? मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकैल्कुलिया। क्या बोला जाता है? डिसकैल्कुलिया बोला जाता है, और ये जेबीटी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये किसकी रेशियो है? मेंटल एज
क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने प्रीवियस ही वीडियो में हमने देखा था, ये क्या है? दिस इज द आईक्यू, दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको ये वाला फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे ये सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि आपको बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है, क्या इमोशनल क्वोशिएंट है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, टेक्नोलॉजिकल क्वोशिएंट है, या फिर इंटीग्रल क्वोशिएंट है। इस तरह के आपको चार कोई भी ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको फिर बताना है कि इट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। जेबीटी में भी पूछा गया है, मेडिकल टेट में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। चलो, ओके। बोथ chronological age and mental age of a child is 10 years, ठीक है। मेंटल एज बच्चे की कितनी है? 10 वर्ष। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है बस बच्चे की? 10 वर्ष, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो बच्चा है किस कैटेगरी के अंडर आएगा, तो आपको क्या करना है? आईक्यू कैलकुलेट कर लो, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, आपको पता है क्या आ जाएगा आंसर? 100 आ जाएगा। और जो 100 है, हमने आईक्यू रेंज में पढ़ा था कि जो 90 टू 110 आईक्यू होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल या फिर एवरेज आईक्यू वो रहता है। तो यहाँ से क्या आंसर सही हो जाएगा आपका? नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस ऑप्शन बी। और एक बार सेम ऐसा ही क्वेश्चन किसी टेट में पूछा गया था। वहां पे पूछा गया था कि मेंटल एज जो है बच्चे की, मेंटल एज जो है वो है 8 इयर्स, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है बच्चे की वो भी 8 इयर्स है। तो आपको बताना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर भी जो बच्चा आएगा वो नॉर्मल इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी में ही आएगा। ओके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? इंटेलिजेंस में। तो यस, हर बच्चे का जो आईक्यू है वो सेम नहीं होता है। कोई बच्चा एवरेज आईक्यू का होगा, कोई बिलो एवरेज, और कोई अबव एवरेज भी होगा। हर बच्चे का एटीट्यूड जो है वो अलग होगा, हर बच्चे की पर्सनैलिटी भी अलग होगी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, और ये अभी नवंबर टेट में ही पूछा गया था। what is meant by nature in nature नर्चर कंट्रोवर्सी? अभी प्रीवियस स्टेट में ही पूछा गया क्वेश्चन था, और हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी वहां पर मैंने आपको बताया था नेचर एंड नर्चर किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था ये? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड था ये, ठीक है। नेचर यानी कि जो हमें नेचर से मिला, नेचर का मतलब यहाँ पर एनवायरमेंट नहीं था, यहाँ पर था हेरिडिटी, ठीक है। जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिले उसको यहाँ पर नेचर कहा गया, ठीक है। नर्चर यानी कि जन्म लेने के बाद जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसको कहा गया नर्चर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या सही हो गया? यहाँ से क्या पूछा गया आपसे? हाँ, नेचर का क्या मतलब है? नेचर यानी कि हेरिडिटी, यानी कि बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हुई है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। फैमिली जो है वो कैसा रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में? तो सोशलाइजेशन की हमने एजेंसीज की बारे में बात की थी। सोशलाइजेशन की एजेंसी, प्राइमरी एजेंसीज और सेकेंडरी एजेंसीज, ठीक है। तो फैमिली जो है वो किस तरह की एजेंसी है? फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी। हाँ, ऑप्शन में है ऑप्शन सी, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी। और सेकेंडरी एजेंसी में आ गया आपका स्कूल, आ गया आपका नेबरहुड, आ गया आपके जो पीयर हैं, वो सब सेकेंडरी एजेंसी में आ जाते हैं सोशलाइजेशन की। ओके जी। अगेन आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। आर्ट्स टेट में पूछा गया था। क्रोनोलॉजिकल एज इज 10, मेंटल एज 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की है कितनी? ओके, 10 वर्ष है। कर दो भाई, कैंसर आ गया आपका 120 जो है इस बच्चे का आईक्यू आ गया 120। और एवरेज कितना होता है? 90 टू 110, और ये हो गया अबव एवरेज, ठीक है जी। चलो, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगेन जैसे पीछे क्वेश्चन था वैसा ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पॉइंट ये है कि आपके जो क्वेश्चंस है ना एचपी टेट में वो रिपीट होते रहते हैं,
ठीक है? थोड़ी-सी भाषा बदल दी जाएगी क्वेश्चन की, बट उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो हैं, वो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करें एचपीटेट की। ठीक है जी? तो एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या-क्या हैं? इंटेलिजेंस भी है, एप्टीट्यूड भी है, पर्सनैलिटी भी है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, क्या वो कुछ नहीं सीख पाते हैं? दे स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, आर वेरी एक्टिव बट हैव लो आईक्यू, आर वेरी वाइज एंड मैच्योर। देखो, बात ये है, हमने पहले भी बात की थी कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि उनका आईक्यू भी कम ही हो, ठीक है? उनका आईक्यू कम नहीं होता है, ये हम नहीं बोलेंगे। ऐसा भी नहीं है वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। वो ज़रूर स्ट्रगल करते हैं लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे अगर डिस्लेक्सिया है तो वो रीडिंग डिसेबिलिटी है उनको, डिसकैल्कुलिया है तो उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत है। तो वो स्ट्रगल ज़रूर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीख नहीं सकते हैं, ठीक है? और उनका आईक्यू बहुत कम होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ से सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the true statement corresponding to cephalocaudal development? ये हमने डेवलपमेंट वाले पोर्शन में पढ़ा था, cephalocaudal। cephalocaudal, cephalo मतलब हेड, ठीक है? कोडल मतलब कि टो या फिर टेल। हेड टू टो जो है वो ये डेवलपमेंट रहती है सिफेलोकोडल। डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, है ना? हेड टू फुट, ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है, ठीक है? जो दूसरी तरह की डेवलपमेंट थी जो चलती थी, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरिफेरी, जिसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या बोला था इसको? हमने बोला था प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे पूछा गया है सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट, डेवलपमेंट जो है वो कब से शुरू होती है? एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, और जिंदगी भर चलती रहती है, निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है जो विकास है। तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है? क्या बताया था मैंने? कंसेप्शन से ही, ठीक है? कंसेप्शन से ही जो डेवलपमेंट है वो शुरू होती है, और फिर वो निरंतर चलती रहती है। ये पूछा गया था नॉन मेडिकल में, नॉन मेडिकल टेट में क्वेश्चन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म आईक्यू? आईक्यू जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी सबसे पहले 1914 में? तो आईक्यू टर्म जो है इट वाज कॉइन्ड बाय विलियम स्टर। विलियम स्टर, ठीक है? बिने ने तो आईक्यू टेस्ट दिया था, और विलियम स्टर ने आईक्यू जो टर्म है वो कॉइन की थी। आईक्यू ऑफ अ गिफ्टेड पर्सन, जो गिफ्टेड बच्चा है या फिर जीनियस है, उसका आईक्यू कितना होता है? तो उस बच्चे का आईक्यू हमने क्या पढ़ा था? 140 एंड अबव, ठीक है? कहीं पर आपको 130 एंड अबव भी लिखा होता है, कहीं पर 140 भी लिखा होता है, तो वो आपका यहाँ से सही हो जाता है। ओके, विच टर्म रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है? जो हमारे करैक्टर्स हैं या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, ठीक है? जो पेरेंट्स से आगे हमें मिलेंगे, उन उस टर्म को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है? हेरिडिटी हम इसको बोलते हैं, आनुवांशिकता इसको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट? हेरिडिटरी ट्रेट यानी कि कौन सा करैक्टर ऐसा है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है? कौन सा गुण ऐसा है जो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है? क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, फियर ऑफ वाटर, कलर ऑफ आइज, फियर ऑफ हाइट? देखो, तो जो आंखों का रंग है वो एक तरह का हेरिडिटरी ट्रेट है, ठीक है? आंखों का रंग हो गया, आपकी हाइट होगी, आपका हेयर कलर हो गया, ये सब क्या है? दीज आर द हेरिडिटरी ट्रेट, ठीक है? जो हमें हमारे पेरेंट्स से आगे मिले होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाता है। Which of the following is a measure of intelligence often used in psychological assessment? कौन सा इनमें से इंटेलिजेंस का मेजर है? EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट, IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट, ठीक है? फिर SQ सोशल क्वोशंट, फिर फिजिकल क्वोशंट यानी कि PQ, ठीक है? तो हमें क्या मेजर करना है? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशंट यानी कि IQ। ओके, ये मेडिकल टेट में पूछा गया था 2024 के एग्जाम। ओके,
इनमें से कौन सा अगेन इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल है? लैंग्वेज स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हाइट, एजुकेशनल लेवल। ठीक है, तो हाइट, जैसे पीछे क्या था, आंखों का रंग था, यहाँ पर हाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ठीक है, आईक्यू कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया, ये भी किसने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया। ठीक है, विलियम स्टर्न ने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो एडोलेसेंस है उसको स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड जो है कहा जाता है, और ये शब्द किसने दिए, ये शब्द दिए हैं स्टैनले होल को, और इसी वजह से स्टैनले होल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एडोलेसेंस भी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एडोलेसेंस भी। चलो, अ चाइल्ड हैविंग आईक्यू बिटवीन 55 टू 70, कोई बच्चा है जिसका आईक्यू जो है वो क्या है 55 टू 70, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंटली रिटार्डेड से, और मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं, जिनका आईक्यू 70 से कम होता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में। और मेंटल रिटार्डेशन की भी आगे सब कैटेगरीज होती हैं जो हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर ली थी। तो जो बच्चा जिसका आईक्यू 55 से 70 के बीच में होगा उसको बोला जाता है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, और ये जो कैटेगरी होती है वो होती है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी। उसके बाद आता है मॉडरेट जो होता है 35 टू 50, फिर आगे सिवियर 20 टू 35, और बिलो 20 होता है प्रोफाउंड। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज हैं मेंटल रिटार्डेशन की 70 के नीचे वाली। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमने लगभग 22-23 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एचपी टेट में, और आपके अपकमिंग एचपी टेट जोन में वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वानी क्लासेस जो है वो हमारा टेलीग्राम हैंडल है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कोई भी आपको क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।